backbenchers, welcome to this class of Economics Class 10th, one shot. पहला चैप्टर है डेवलपमेंट. डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डेवलपमेंट रेफर्स टू प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट इन लाइफस्टाइल. किसी की भी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही होती है, कोई भी प्रोग्रेस होता है, कुछ अच्छा हो रहा था, मतलब बढ़ोतरी की तरफ चल रही है, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं. It is a comprehensive term which includes increase in real per capita income, improvement in living standards of people, and reduction in poverty, etc. Basically, overall life का चेक करते हैं कि कितना आप अर्न कर रहे हो, उसमें बेटर हो रहा है या कम हो रहा है. अगर बेटर हो रहा है तो वो डेवलपमेंट होता है. ठीक है. डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेंगी, उसमें मतलब देयर इज नो शॉर्टकट इन दैट. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या डेवलपमेंट की? डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स. किसी भी दो इंसान के सेम गोल्स नहीं हो सकते हैं. दैट इज अ ह्यूमन डिफेक्ट, राइट? दो नॉट सेम डेवलपमेंट फॉर ऑल. जो डेवलपमेंट आपकी होगी वो आपके फ्रेंड की नहीं होगी. आपके फ्रेंड को आईफोन चाहिए, आपको सैमसंग प्रो चाहिए, सो दोनों की डेवलपमेंट सेम नहीं हो सकती. इनकम इंपॉर्टेंट फॉर ऑल डेवलपमेंट. कोई भी डेवलपमेंट हो उसमें पैसे की जरूरत जरूर होगी. सो मनी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. और सबके मिक्स गोल होते हैं. जब छोटे थे तब आपको एयरफोर्स ज्वाइन करनी थी. जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो फिर आपको ये लगता है मुझे गेमर बनना है. अब इस एज में ऐसा लगता है यूट्यूबर बनना है. तो सब मिक्स्ड गोल्स रहते हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां पर भी वर्ड आता है आपका इकोनॉमिक या कमर्शियल, ठीक है, विच मीन्स हम कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ मनी की बात कर रहे हैं, पैसों की बात कर रहे हैं. इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेफिनेशन क्या है इसकी? द रेट ऑफ प्रोडक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. मतलब हम कुछ भी प्रोडक्ट अगर हम प्रोड्यूस करें, चाहे वो खाना प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ज्यादा बड़ा है देन द रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन. ठीक है. एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज हायर इनफ टू फुलफिल द बेसिक नीड ऑफ द पॉपुलेशन. वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. बेसिकली एक कंट्री में इतना प्रोडक्शन हो रहा है कि हर किसी की नीड्स पूरी हो रही है, चाहे कितनी पॉपुलेशन हो. ठीक है. मेजरिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दो तरीके जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम मेजर कर सकते हैं. पहला एवरेज ऑफ पर कैपिटा इनकम और दूसरा नेशनल इनकम एक कंट्री की. नाउ नेशनल डेवलपमेंट क्या हुआ फिर? इट इंक्लूड्स इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल, इंक्रीजिंग इन पर कैपिटा इनकम, providing social amenities like education, medical care, social services, etc. to the citizen of the country. अगर हम किसी कंट्री को बोलते हैं उसका डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब उनका बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. बेसिक इनकम अच्छी हो रही है, बेसिक सोशल, मतलब आपका हॉस्पिटल की चीजें आपको सही मिल रही है, एजुकेशन अच्छी मिल रही है, आसपास साफ सफाई है, उन सबको मिलाकर हम नेशनल डेवलपमेंट बोलते हैं. एक कंट्री या तो होगी वो डेवलप या होगी वो अंडर डेवलप. करेक्ट. दोनों कंट्रीज का हम कैसे पता करेंगे वो डेवलप या अंडर डेवलप है? उस कंट्री की पर कैपिटा इनकम से, या फिर उसे हम एवरेज इनकम बोल सकते हैं. करेक्ट. पर कैपिटा इनकम निकालने का फॉर्मूला है टोटल इनकम अपॉन पॉपुलेशन. ठीक है. जितनी इनकम है पूरी कंट्री की उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो. अब ये जो आपकी टोटल इनकम और पॉपुलेशन है, किन चीजों की वजह से इफेक्ट करती है? लिटरेसी रेट. जहां वर्ड आता है लिटरेसी, मतलब पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं. लिटरेसी, 7 साल का बच्चे को हम लिटरेट कहते हैं क्योंकि वो अपना नाम लिख सकता है. उससे उस हिसाब से हम अपना लिटरेसी रेट एनालाइज करते हैं. लिटरेसी रेट पहला हो गया. दूसरा हेल्थ इंडिकेटर्स कि कितनी हेल्दी पॉपुलेशन है हमारी. तीसरी नेट अटेंडेंस रेशो. अगर वर्ड आए अटेंडेंस तो डेफिनेटली जो स्कूल में अटेंडेंस होती है उसी की बात कर रहे हैं. नेट अटेंडेंस रेशो है कि बेसिक स्कूलिंग में कितने परसेंट बच्चे स्कूल जा रहे हैं. और लास्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कि कितने परसेंट बच्चे बॉर्न हो रहे हैं और जिंदा रह पा रहे हैं. ठीक है. ना ह्यूमन डेवलपमेंट, वो तो क्या, नेशन डेवलपमेंट, किसी कंट्री की डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं. इट इज अ प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस as well as raising the level of well-being so that they can lead a purposeful and creative life. बेसिकली लोगों की चॉइसेस और उनका लेवल इतना अच्छा करो कि उनकी जो लाइफ है वो पर्पसफुल या क्रिएटिव लाइफ है या कुछ अच्छा करे. बेसिकली वो कैसे एनालाइज करते हैं? हम एचडीआई से करते हैं. एचडीआई क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. अब इस इंडेक्स को प्रिपेयर करता है वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम किसी कंट्री के बेसिस पर. करेक्ट. अब ये जो इंडेक्स प्रिपेयर किया वर्ल्ड बैंक ने, इसे पब्लिश कौन करता है वर्ल्ड में? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी. अब यूएनडीपी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान रखता है? पहला, पर कैपिटा इनकम कंट्री की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, लिटरेसी रेट एंड अदर बेसिक नेसेसिटीज. ठीक है. इसकी फुल फॉर्म लिख देते हैं. यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम.
ठीक है। नाउ बीएमआई, बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। आपकी जनरेशन को वैसे भी बहुत न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रहता है, बॉडी मास इंडेक्स का बहुत रहता है। क्या होता है ये? इट इज टू फाइंड अडल्ट्स विच आर अंडर नरिश्ड या नहीं, ठीक है, कि आपको सही प्रोटीन न्यूट्रिशन प्रॉपर डाइट मिल रही है नहीं मिल रही है। बीएमआई कैलकुलेट करने का तरीका वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। वेट हमेशा केजी में आएगा और हाइट हमेशा मीटर में आएगी, अगर नहीं है यू हैव टू कन्वर्ट इट दैट वे, ठीक है। वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। अगर 18.5 से ज्यादा है, सॉरी 18.5 से कम है तो वो होगा अंडर नरिश्ड, और 25 से ज्यादा है तो ओवर वेट, ठीक है। कभी टाइम मिले बोर्ड्स के बाद तो कैलकुलेट करके चेक करना हु अंडर वेट एंड ओवर वेट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो जहां वर्ड आता है सस्टेनेबल मतलब फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ बचाना, ठीक है। इट इज द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री और वर्ल्ड नॉट ओनली एट प्रेजेंट बट द डेवलपमेंट विच इज टू बी कंटिन्यूड एंड मेंटेन्ड फॉर फ्यूचर जनरेशन। जहां पर भी सस्टेनेबिलिटी आती है हम फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, चाहे हम कुछ भी करें, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपके रिसोर्सेज यूज करने हो, कुछ भी करना हो, ठीक है। जैसे ग्राउंड वाटर यूज हो गया, हर किसी के घर में समरसेबल लगे हुए हैं, तो काहे का ग्राउंड वाटर बचाना, करेक्ट। एक इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, प्लांटेशन, रिसोर्सेज, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, सब कुछ सस्टेनेबल में आ जाएगा। डेवलपमेंट गोल्स, तीन टाइप के डेवलपमेंट गोल्स होते हैं, कॉमन, एक होता है डिफरेंट, एक होता है कॉन्फ्लिक्टिंग। कॉमन गोल्स क्या होते हैं? पेरेंट्स का गोल है कि तुम पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बनो, अच्छी नौकरी बनो, तुम्हारा भी कि हाँ पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी मिल जानी चाहिए। डिफरेंट क्या हुआ? उस पढ़ लिखने के साथ साथ पेरेंट्स चाहते हैं कि यू बिकम अ बेटर पर्सन, यू बिकम अ बेटर ह्यूमन, रिस्पॉन्सिबल बनो, लेकिन आपका क्या है? आपको कमाकर ऐश करनी, वो हो गया डिफरेंट गोल। अब कॉन्फ्लिक्टिंग गोल क्या है? कॉन्फ्लिक्टिंग गोल आ गया आपका थ्री इडियट्स की मूवी, जिसमें बेटा तो बहुत अच्छा फोटोग्राफर है बट पेरेंट्स क्या चाहते हैं? इंजीनियर बनेगा। वो होता है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, ठीक है। डेवलपमेंट गोल्स ये होते हैं। अब कंट्री में हर स्टेट के, जैसे हमारी कंट्री हर स्टेट में कॉमन गोल क्या है? लिटरेसी रेट अच्छा होना चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बट डिफरेंट क्या है? उस पर्टिकुलर स्टेट का एरिया कैसा है, क्लाइमेटिकल कंडीशन कैसी है, सॉइल कैसे है। कन्फ्लिक्टिंग, सेम रूल जो सेंटर दे रहा है वो हर स्टेट पे एप्लीकेबल नहीं है। पब्लिक फैसिलिटीज, पब्लिक फैसिलिटीज में आता है सबसे पहले एजुकेशन, जिसमें आपके गवर्नमेंट स्कूल्स भी आ जाते हैं। दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसमें आपके राशन शॉप्स आ जाती हैं, जिसमें मिनिमम अमाउंट में राशन दिया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन, जो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन, जो सिटी बसेस होती है, रेलवेज होते हैं। बैंकिंग, योर एसबीआई, कोऑपरेटिव बैंक। हेल्थ, योर हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ये पब्लिक फैसिलिटीज होती है, और मिनिमम पब्लिक फैसिलिटीज हर गवर्नमेंट को देना जरूरी है। That was chapter 1. This is chapter 2, sectors of Indian economy. तीन सेक्टर्स हमारे इंडियन इकोनॉमी के जो हम पढ़ते हैं, पहला है आपका प्राइमरी, सेकंड है आप दूसरा सेकेंडरी, तीसरा है टर्शरी। जब भी आप मैकडॉनल्ड जाते हैं बर्गर खाने के लिए, तो उस बर्गर में टिक्की होती है आलू की। आलू की टिक्की कहां से बनती है? आलू से बनती है। तो आलू क्या हो गया आपका प्राइमरी, रॉ मटेरियल हो गया। उसमें बन होता है, बन किससे बनता है? मैदा से बनता है। मैदा किससे बनती है? मैदा बनती है गेहूं से। गेहूं को छानते जाओगे और उसमें कोई भी रफेज नहीं बचेगा तो वो आपका मैदा हो गई। तो मैदा गेहूं से, गेहूं कहां से? अगेन रॉ मटेरियल है वो, तो प्राइमरी से आया। जो भी चीज रॉ मटेरियल होती है स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर में, ठीक है, उसे हम प्राइमरी सेक्टर में डालते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसेस नेचुरल गुड्स, मेनली नेचुरल गुड्स, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर को इसलिए हम एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं। अब ये जो प्राइमरी सेक्टर में चीजें आई, उन्हें हमने सेकेंडरी सेक्टर पे पहुंचाया। हमने आलू तो गाए, उन्हें फिर हमने एक सेकेंडरी सेक्टर पे भेजा, जिसमें आलू की चिप्स बने, पैटी बनी, और भी बहुत सारी चीजें आलू की बनी, ठीक है। उसी तरीके से जब हमने प्राइमरी से सेकेंडरी में हमने वीट भेजा, तो उस वीट से मैदा बना, ब्रेड बना, पिज्जा बेस बना, बहुत सारी चीजें बनी, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंडरी सेक्टर को हम यूज करते हैं एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसमें अलग अलग टाइप के गुड्स मैन्युफैक्चर होते हैं यूजिंग द रॉ मटेरियल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। इसलिए इसका नाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी होता है और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है। अब प्राइमरी से सेकेंडरी ये सब जाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, और इन सेकेंडरी में जो इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है गुड्स, वो लोगों तक पहुंचाना, शॉप्स तक पहुंचाना, उसके लिए भी कुछ चाहिए होगा। तो कहीं ना कहीं इनका जो बीच के कनेक्टिंग डॉट है वो है टर्शरी सेक्टर। ये हेल्प करता है सेकेंडरी सेक्टर को और प्राइमरी सेक्टर को कनेक्ट करने में और लोगों तक पहुंचाने में, इसलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ठीक है। ऑल सेक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं होगा तो प्राइमरी सेक्टर नहीं होगा। रॉ मटेरियल नहीं है तो सेकेंडरी में आप क्या मैन्युफैक्चर करोगे, और अगर टर्शरी नहीं है तो क्या प्राइमरी से सेकेंडरी तक हम पहुंचा पाएंगे? नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए तीनों सेक्टर इंडिविजुअली बहुत इंपॉर्टेंट है।
The value of final good includes the value of the intermediate goods that are used in making the final goods. ठीक है, जो फाइनल गुड होता है, प्राइमरी सेक्टर का एक, प्राइमरी सेक्टर में 1 रुपया लगा कुछ भी ग्रो करने में, सेकेंडरी सेक्टर में जाकर 1 रुपया लगा मैन्युफैक्चर करने में, प्लस द ट्रैवलिंग कॉस्ट, तो जो एंड प्रोडक्ट का प्लस किसी को अपना प्रॉफिट भी तो रखना पड़ेगा, तो 1 और रुपए जोड़िए, तो जो फाइनल कॉस्ट आएगी उस चीज की वो 4 रुपए आ जाएगी, करेक्ट। तो वो सब ऐड होता रहता है उनकी वैल्यू ना। जीडीपी, जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो करते हैं जब हम प्राइमरी सेक्टर को, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर तीनों को प्लस करते हैं, तो हमारा जीडीपी कंट्री का आ जाता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड। अब हमारे हिस्टोरिकल चेंजेस क्या रहे हैं सेक्टर्स में। महात्मा गांधी ने बोला था कि इंडिया का जो दिल है वो गांवों में बसता है, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर बेस्ड रहा है और एग्रीकल्चर के बेसिस पर ही हमारी कंट्री वर्क कर पाई है। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है, वैसे वैसे हमारा सेकेंडरी सेक्टर इंप्रूव हुआ है, और जहां सेकेंडरी सेक्टर इंप्रूव हुआ वहां हमारा टर्शरी सेक्टर भी काम में आया है। तो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर को और डेवलप करने के लिए हमें एक सेकेंडरी सेक्टर डेवलप करना पड़ा और टर्शरी सेक्टर डेवलप करना पड़ा। इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर, एक कंट्री में सर्विसेज बहुत जरूरी है। कैसी सर्विसेज, जैसे हॉस्पिटल की सर्विसेज, पढ़ाई की सर्विसेज, आपके कॉल सेंटर की सर्विसेज, ये सारी सर्विसेज तो है जिस हर कंट्री में जरूरत पड़ती है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। ऑब्वियसली अगर मेरे को, मैंने सपोजिटली स्विगी जोमेटो से कुछ भी घर पे मंगाया है और वो ठीक नहीं आया, तो मैं क्या करती हूँ, कस्टमर केयर को कॉल करती हूँ। वो कस्टमर केयर क्या है, वो सर्विस तो है, ठीक है। तो वो हमें हेल्प कर रहा है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को मिक्स करके सर्विस प्रोवाइड करने में। इनकम लेवल राइज, डिमांड ऑफ सर्विसेज इंक्रीज। जैसे जैसे सपोजिटली अगर मैं 10 रुपए कमा रही हूँ महीने के, तो मेरी जो खर्च करने की क्षमता होगी वो भी कम होगी। बट वही 10 रुपए से आप 10 लाख पर आ जाओ, तो जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतनी आपकी सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। न्यू सर्विसेज बिकम एसेंशियल। न्यू सर्विसेज कैसे, पहले जोमेटो नहीं था, स्विगी नहीं था, तो भी तो काम चल रहा था ना, बट अब जोमेटो एंड स्विगी आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जैसे जैसे नई नई चीजें आती है वो एसेंशियल होने लग जाती है अकॉर्डिंग टू द इनकम बेस ना। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। दो टाइप की बेरोजगारी होती है, हम दो जगह चेक करते हैं, एक होता है रूरल, एक होता है अर्बन। रूरल पहले भी बताया था, इज फॉर विलेजेस, ठीक है। अर्बन इज फॉर सिटी। फॉरेन में रूरल को कंट्री साइड भी बोला जाता है, ठीक है ना। रूरल में दो टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, डिसगाइज्ड और सीजनल। सीजनल मतलब सीजन के हिसाब से। अब आइसक्रीम की जो फैक्ट्री है वो तो गर्मियों में चल रही होगी, सर्दियों में तो चल नहीं रही होगी, तो वहां हो गई आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब अगर रूरल की बात करें तो जब भी खेत में आपकी हार्वेस्ट होगी तभी तो सीजन के हिसाब से लेबर मंगाए जाएंगे, तो वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है। जब सीजन है तब उनका एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, जब सीजन खत्म है तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गया। डिसगाइज, डिसगाइज मतलब जब भी टीचर आपको कोई प्रोजेक्ट देती है, ग्रुप में प्रोजेक्ट देती है, 4 लोग को दिया प्रोजेक्ट, ठीक है, 1 2 3 4, एक तो बोलते मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है मैं बहुत अच्छा लिखूंगा, दूसरा बोलते मैं रिसर्च बहुत अच्छा करूंगा, तीसरा मैं कंपाइल बहुत अच्छा करूंगा, जो चौथा है यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो बेसिकली 4 लोगों का ग्रुप था, 3 ने मेहनत की, एक ने कोई मेहनत नहीं की, लेकिन एंड में कहने को क्या था, चारों ने काम किया है। तो जो फोर्थ वाला है ना, ये होता है डिसगाइज्ड, किया नहीं क्या बराबर, ठीक है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन एम्प्लॉयमेंट शहरों में एक ही तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, एजुकेटेड, पढ़े लिखे बेरोजगार, ठीक है। नेक्स्ट रूरल, अब रूरल में कम एम्प्लॉयमेंट होती है, इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने राइट टू वर्क के अंडर एक प्रोग्राम निकाला जिसे कहते हैं नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। 2005 में ये आया था। लेटर ऑन इसको अपग्रेड कर कर हम इसे मनरेगा के नाम से भी जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल सॉरी एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें कहा गया था कि हर साल, साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं, 365 डेज में से कम 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। अगर हम एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहे हैं किसी को रूरल में, तो उसे 100 दिन के लिए अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेंगे, मतलब 100 दिन के पैसे मिलेंगे बिना किसी काम के। अब जितने भी रोड्स या फिर हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट स्कूल डेवलप हो रहे हैं गाँव में, वो कैसे हो रहे हैं, वो इसी प्रोग्राम के अंडर हो रहे हैं कि गांव के लोग ही गांव के ही डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं और उसका पैसा मिल रहा है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देखो हमने सेक्टर जो पढ़ा अभी, इकोनॉमिक सेक्टर ऑफ आवर इकोनॉमी, वो 3 सेक्टर्स हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हमारी कंट्री में चल रही, उस बेसिस पर हमने 2 और सेक्टर्स डिवाइड किए हैं,
एक है ऑर्गेनाइज सेक्टर और एक है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब नाम से ही पता चलता है ऑर्गेनाइज बहुत तरीके से, तमीज से, रूल्स के हिसाब से, अनऑर्गेनाइज कोई फर्क नहीं पड़ता, करेक्ट। ऑर्गेनाइज सेक्टर रेगुलर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट की लिखा होता है, भाई हाँ तुम्हें 1 महीने का एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, साल भर का होगा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट, एडॉक, ये सब आता है इसमें। ये जो सेक्टर होता है ये हमेशा रिकग्नाइज होता है गवर्नमेंट के। अब गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज है, तो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करेगा। रूल्स फॉलो करेगा तो प्रॉपर फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होंगे काम करने के, और अगर एक्स्ट्रा काम कराया तो उसके ओवर टाइम के पैसे मिलेंगे, ठीक है। एम्प्लॉयज को बेनिफिट्स मिलेगा, सिक लीव्स मिलेगी, ठीक है, बेनिफिट फॉर एम्प्लॉइज, पेड लीव्स मिलेंगे कि हाँ आपको छुट्टी जानी पूरे साल का, चलो 10 दिन की आपकी पेड छुट्टी है, ग्रेचुटी मिलेगी, पेंशन मिलेगी, प्रोविडेंट फंड मिलता है, और एक वर्किंग एनवायरनमेंट बड़ा सेफ मिलता है। अब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। इसमें जबरदस्ती काम करना पड़ता है, मजबूरी में, कोई गवर्नमेंट रिकग्नाइज नहीं, कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स नहीं है, ओवर टाइम करो पैसे नहीं मिलेंगे, और एम्प्लॉयमेंट को कोई बेनिफिट नहीं है, करना है करो नहीं तो जाओ और आ जाएंगे तुम्हारे जैसे, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब एक और क्लासिफिकेशन है सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, कि किसके पास कितनी ओनरशिप है। तो उस हिसाब से दो सेक्टर्स आते हैं, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक लोगों का, मतलब लोग टैक्स दे रहे हैं उससे चल रहा होगा, तो अगर लोग टैक्स दे रहे हैं तो किसके पास जा रहे हैं, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, इसलिए पब्लिक सेक्टर इज ऑलवेज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। ये अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये मनी कहां से अर्न होता है, ये टैक्सेस से मनी अर्न करता है। गवर्नमेंट क्या करते हैं, किसानों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस के हिसाब से, एमएसपी के हिसाब से फूड ग्रेन्स खरीदते हैं, गेहूं चावल, और उन्हें थोड़े कम पैसों में राशन शॉप्स पे देते हैं, ठीक है। ये सब आपके गवर्नमेंट के अंडर आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर, एसेट्स और सर्विसेज। एसेट्स क्या होता है, खुद का कोई कोई खुद की कोई चीज, ठीक है। एसेट जैसे कह लो गाड़ी आपकी एसेट हो गया, पेन आपका एसेट हो गया, कपड़े घर आपका एसेट हो गया, ठीक है। एसेट और सर्विसेज ये प्राइवेट सेक्टर में या तो किसी एक इंडिविजुअल के होंगे या किसी कंपनी के पास होंगे, ठीक है। और ये प्रॉफिट अर्न करते हैं कि मैंने प्रोडक्शन में लगाए 10 रुपए, लेकिन मैंने उसे बेचा 15 रुपए में, तो 5 रुपए मेरा प्रॉफिट हो गया। जैसे टिस्को हो गया, रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, ये सारी कंपनी, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट के ऊपर। मनी, पैसा। मनी क्या करता है, मनी एलिमिनेट करता है किस चीज को, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब सपोजिटली एक आदमी, इसे भूख लगी, इसे चाहिए खाना, फूड चाहिए, ये दूसरा आदमी है, ठीक है, इसे क्या चाहिए, इसे कपड़े चाहिए, क्लोथ्स चाहिए, लेकिन इसके पास खाना है। अब ये क्या करेगा, ये इससे बोलेगा एक काम कर तू कपड़े ले ले और मुझे खाना दे दे। तो ये क्या हो गया, कोइंसिडेंस ही तो हुआ कि दो लोगों के पास जो है वो दूसरे, एक आदमी के पास जो है वो दूसरे को चाहिए, और जो दूसरे के पास है वो पहले वाले को चाहिए। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और बार्टर सिस्टम। पुराने जमाने में इसी को बार्टर सिस्टम कहते हैं कि तू मुझे खाना दे मैं तेरे को कपड़े देता हूं, ठीक है। इस चीज को एलिमिनेट करता है कौन, मनी। कैसे करता है, बाय बिकमिंग इंटरमीडिएट इन एक्सचेंजिंग प्रोसेस। अगर यहाँ बीच में पैसे को रख दिया आपने, रुपीस को रख दिया, तो इसके पास तो खाना चाहिए इसे, इसने इसे पैसे दिए खाना ले लिया, इसने इसे पैसे दिए कपड़ा ले लिया, वही तो हुआ। तो एक इंटरमीडिएट बन जाता है एक्सचेंज प्रोसेस का। मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच एलिमिनेट्स कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स और बार्टर सिस्टम बाय बिकमिंग इंटरमीडिएट इन द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज। बात तो वही है, ठीक है, बस डेफिनेशन समझाइए। नाउ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मनी आज के डेट में दो फॉर्म में आता है, एक तो करेंसी किसी भी कंट्री की, हमारी इंडिया की करेंसी क्या है, आईएनआर, इंडियन नेशनल रुपी, जिसे हम आर और एस से सिंबलाइज करते हैं। और दूसरा डिपॉजिटेड विद इन बैंक, जो एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मनी भी हम कह देते हैं, ठीक है ना। करेंसी दो टाइप में मिल रही है हमें, एक पेपर नोट्स में मिल रही है, एक हमें कॉइन्स में मिल रही है। कॉइन्स कहाँ होते हैं, कॉइन जहां बनते हैं उन्हें कहते हैं मिंट्स, हम फैक्ट्रीज को कहते हैं मिंट्स, गवर्नमेंट ऑथराइज होती है। पेपर नोट्स, पेपर वाली करेंसी, ठीक है, ये ऑथराइज करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके थ्रू, आरबीआई के थ्रू। आरबीआई इशू करता है ये पेपर नोट्स, कितने डोमिनेशन में जाएगा, 5 रुपए का होगा, 10 रुपए का होगा, 500 का होगा, 2000 का होगा, कंप्लीटली अप टू आरबीआई। वन कैन नॉट रिफ्यूज अ पेमेंट मेड इन रुपी। जो आपका रुपी का नोट होता है ना, उसमें लिखा होता है आई प्रोमिस टू पे सो एंड सो सम ऑफ मनी। अगर 5 रुपए का नोट है तो उस पर लिखा हुआ है आई प्रोमिस टू पे ₹5, ठीक है। तो अगर कोई भी सेटलमेंट होती है और एक आदमी ने दूसरे को पेमेंट में रुपीस दिया, इंडियन रुपी, तो दूसरे वाला आदमी उसे रिफ्यूज नहीं कर सकता है ना। डिपॉजिट विद बैंक्स, बैंक क्या करता है, आपके पैसे एक्सेप्ट करता है एज डिपॉजिट, ठीक है, और उस पर आपको इंटरेस्ट भी देता है। दो टाइप के अकाउंट्स होते हैं, एक होते हैं सेविंग अकाउंट और एक होते हैं करंट अकाउंट, ठीक है।
करंट अकाउंट डे टू डे के लिए होता है, बिजनेसेस के लिए होता है कि आज भी पैसे डाल निकाल लिए, फिर पैसे डाले फिर निकाल लिए। सेविंग अकाउंट होता है फैमिलीज के लिए, हाउस वाइफ के लिए, ठीक है, धीरे धीरे करके पैसे डिपॉजिट करो, जब जरूरत हो तब निकाल लो, करेक्ट। अब ये सेविंग अकाउंट होता है, इसी का नाम है दूसरा डिमांड डिपॉजिट। नाम पे बन जाना, नाम का मतलब डिमांड डिपॉजिट, डिमांड पे डिपॉजिट करो नहीं, इसका मतलब है डिमांड पर हमने डिपॉजिट वाला पैसा विड्रॉ कर लिया है, इसे ये कहते हैं, ठीक है, सेविंग्स अकाउंट को, विड्रॉ मनी व्हेन रिक्वायर्ड। ओके। दूसरा, चेक। चेक क्या होता है? चेक एक पेपर होता है जो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि आपको इतने पैसे मेरे अकाउंट में से देने हैं, ठीक है। एक इंस्ट्रक्शन होता है सिंपल पेपर का, उसपे क्या होता है, चेक नंबर होता है, अकाउंट नंबर होता है, ब्रांच कोड होता है, बैंक कोड होता है, देने वालों का नाम होता है, अकाउंट में जाएगा ये, उसका नाम लिखा होता है। सो इट इज ओनली अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग समबडी कितना पैसा देना है, वो भी बैंक को बताता है, ठीक है ना। ये तो हो गया, लोन देता है बैंक, उसकी बात कर लेते हैं। जो बैंक होता है उसके पास जितना पैसा होता है उसका सिर्फ 15% वो कैश में रखता है, और उसके बाकी बचा हुआ बाकी अमाउंट जितना है वो देता है लोन में। सपोजिटली एक बैंक के पास 100 रुपए टोटल, उसके अकाउंट, उस बैंक में जितने भी अकाउंट होल्डर सबके पैसे वैसे मिलाकर 100 रुपए बैठते, ठीक है। 100 रुपए में से 85 रुपीज वो बैंक लोन दे सकता है, 15 रुपए वो अपने पास रखता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, कि किसी को विड्रॉ करने हो या नहीं, ठीक है। अभी 85 रुपीज जो लोन दिया है इस पे इंटरेस्ट भी तो आएगा, तो बैंक क्या करता है, दो तरीके से इंटरेस्ट देता है। पहले तो डिपॉजिट टू डिपॉजिट, मतलब सेविंग अकाउंट आपका, इस पर इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, आपने अपनी मर्जी से विड्रॉ किया, लेकिन जो अकाउंट में पैसा पड़ा है उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरा, बैंक से हमने कुछ बोरो किया, लोन बोरो किया, उस पर हमने इंटरेस्ट पे किया। अब जो हमारे अकाउंट में हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, सपोजिटली आपके अकाउंट में आपको महीने का 5 रुपए इंटरेस्ट मिलता है, करेक्ट। लेकिन जो आपने लोन लिया है उस पर आप इंटरेस्ट कितना दे रहे हो, 20 रुपए दे रहे हो, तो इसे माइनस करो, 20 - 5 कितना बचा, 15। ये जो 15 इंटरेस्ट का पैसा है ये बैंक की अर्निंग होती है, इसे को हम बैंक का इनकम बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन इंटरेस्ट इज अर्निंग ऑफ द बैंक। ओके, इसलिए हमेशा लोन अमाउंट के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो ज्यादा होगा, और आपकी सेविंग्स में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है या फिक्स डिपॉजिट्स में मिलता है वो कम होता है। इन दोनों में हमेशा डबल या ट्रिपल डिजिट का फर्क होता है ना। क्रेडिट या लोन, लोन का दूसरा नाम है क्रेडिट, ठीक है। मैंने क्रेडिट लिया है उससे, या मैंने क्रेडिट उधार लिया, उधार कहते हैं इसे। अगर टाइम पे करते थे पॉजिटिव क्रेडिट हो जाता है, अगर टाइम पे नहीं पे करते तो उसे नेगेटिव क्रेडिट बोलते हैं। क्रेडिट और लोन क्या होता है, बेसिकली फ्यूचर पेमेंट, कि आज तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं कुछ खरीद रहा हूं और फ्यूचर में मैं इसका पेमेंट कर दूंगा अलोंग विद इंटरेस्ट। अब टर्म ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये फ्यूचर पेमेंट के टर्म्स क्या होते हैं कि आप कल को पे कैसे करोगे। पहला टर्म, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के रीपे करोगे, फर्स्ट थिंग। दूसरा, कोलैटरल दोगे, कोलैटरल मतलब सिक्योरिटी, गिरवी क्या रखते हो, ठीक है। तीसरा, सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने चाहिए, तुम्हारा परमानेंट एड्रेस, तुम्हारे दो गारंटर्स, ठीक है, ऑल डॉक्यूमेंटेशन शुड बी कंप्लीट। और लास्ट, मोड ऑफ पेमेंट क्या है, या तो तुम अकाउंट में से कटवाओगे या हर महीने कैश दोगे, वो डिपेंड करता है। टर्म ऑफ क्रेडिट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया, हमारी कंट्री में दो टाइप के लोन दिए जाते हैं सेक्टर के हिसाब से। एक है फॉर्मल सेक्टर का लोन और एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर का। अब पता चल रहा है फॉर्मल मतलब कुछ तो स्ट्रिक्टनेस होगी, मतलब हम बात कर रहे हैं बैंक से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से, कोऑपरेटिव बैंक्स की, ठीक है। ये क्या करते हैं, इन सबके पापा इन पे बैठे होते हैं, जिसे कहते हैं आरबीआई। आरबीआई सबका हेड है। अब इसलिए कंपेरेटिवली आरबीआई का लो इंटरेस्ट रेट होता है और टाइम टू टाइम मैनेज हो जाता है। अब इनफॉर्मल सेक्टर कौन होता है, मनी लेंडर्स, ठीक है, ट्रेडर्स, एम्प्लॉइज, रिलेटिव, फ्रेंड, इन लोगों से आप पैसा लोगे तो हाई इंटरेस्ट होता है, और इनका इंटरेस्ट जो होता है वो रेगुलेट नहीं होता है। यहाँ पर आरबीआई आरबीआई नजर रखता है कि हाँ कोई एक्स्ट्रा लोन का इंटरेस्ट नहीं लेगा, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर में कोई नजर नहीं रखता है, अपनी मर्जी से लोग साहूकार जैसे कहते थे, वो अपनी मर्जी से लोन बढ़ाते रहते हैं, लोन का सारा इंटरेस्ट बढ़ाते रहते हैं। अब हमारी गवर्नमेंट ने जो गरीब लोग हैं उनके उनके बेटरमेंट के लिए एक इंसेंटिव स्टार्ट किया, एक ऐसे चीज बनाए गए, इसे कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। पूल, पूल का मतलब है यहाँ पर कलेक्ट, स्विमिंग पूल नहीं, पूल मतलब कलेक्ट करना, क्या, सेविंग्स कलेक्ट करना। 15 से 20 मेंबर, सपोजिटली बहुत गरीब लोग हैं, डे टू डे वर्क करते हैं, मजदूरी करते हैं डे टू डे, 15 से 20 मेंबर्स अपना एक ग्रुप बनाते हैं और रोज अपनी सेविंग्स जो भी अर्न करते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं, ठीक है। सेव करते करते कुछ 1-2 साल तक बैंक अकाउंट में सेव किया, एसएचजी के नाम से ग्रुप खुलाया,
एक दो साल बाद वो एलिजिबल हो जाता है लोन के, जितना पैसा उन्होंने डिपॉजिट किया प्लस उस पर गवर्नमेंट ने कितना इंटरेस्ट दिया, ठीक है। उस लोन के बेसिस पर ये अपना एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है अक्षय कुमार की एक मूवी है पैडमैन। उस पर लास्ट में जितनी भी फीमेल्स हैं उन्होंने एसएचजी खोली थी और एसएचजी के थ्रू अकाउंट खुलवाया था और उससे अपनी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की थी, ठीक है। एसएचजी सबसे ज्यादा विलेजेस में आज भी चल रहा है, लोगों को इसकी कम नॉलेज है बट विलेजेस में इट इज वेरी बेनिफिशियल। लास्ट चैप्टर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। एमएनसी, एमएनसी क्या है? मल्टीनेशनल कंपनीज। मल्टीनेशनल, नेशनल है लेकिन मल्टी मतलब एक से ज्यादा कंट्री में काम करती होगी, या तो खुद ओन करती है या कंट्रोल करती है प्रोडक्शन मोर देन वन कंट्री, जैसे एक कंट्री से ज्यादा किसी कंट्री में जाकर काम करती है बेसिकली। अब चाइना क्या है? बहुत चीप मैन्युफैक्चर है, सस्ती से सस्ती चीजें बनाते हैं। मेक्सिको यूरोप क्या है? ये क्लोज है मार्केट्स के। कौन से मार्केट्स के? यूएस और यूरोप के। कंज्यूमर बेस बहुत हाई है इनका। इंडिया में क्या मिलेगा आपको? हाई स्किल्ड लोग मिलेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग मिलेंगे, ठीक है। सो अगर मैं एक फैक्ट्री सेटअप करती हूँ, मैं क्या करूंगी? मैं चाइना से माल निकालूंगी, ठीक है। इंडिया के प्रोफेशनल्स को हायर करूंगी टर्शरी सेक्टर के लिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, कॉल सेंटर यहाँ सेटअप हो जाएगा। मेक्सिको यूरोप में मैं यही चीज सामान लाकर बेचूंगी, तो मेरे लिए तो आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं जो कंपनी स्टार्ट कर रही हूँ वो मेरे लिए मल्टीनेशनल होगी, क्योंकि मैंने अलग अलग, चाइना अलग कंट्री, मेक्सिको अलग है, यूरोप अलग है, इंडिया अलग है, तो मैंने एक से ज्यादा कंट्री में काम किया तो मल्टीनेशनल कंपनी होगी। अब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो भी पैसा उस कंपनी में लगा है उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। मनी स्पेंड टू बाय एसेट्स। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मेरी कंपनी में फॉरेन की कोई कंपनी या फॉरेन कंट्री का कोई भी पैसा, एक पैसा भी लगा है, उसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब लोकल कंपनी प्लस एमएनसी दोनों साथ में आके क्या होता है? एमएनसी जब भी आएगी वो पैसा देगी, ठीक है, और उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजी भी तो लाएगी। नहीं तो कुछ कंपनीज क्या करती हैं, लोकल कंपनीज को खरीद लेंगी और उन्हें नया ब्रांड देकर, नया नाम देकर उन्हें एक्सपैंड करेंगी। करेक्ट। इसी तरीके से टाटा ने जैगुआर खरीद ली थी, दूसरी कंट्री की गाड़ी खरीदी थी, और अब जैगुआर की वजह से टाटा की गाड़ियों का जो प्रोडक्शन है और जो सेफ्टी फीचर्स हैं वो कितना इंप्रूव हो गया है, ठीक है। सो समहाउ टाटा बिकम्स एन एमएनसी, करेक्ट। Now, foreign trade. Foreign trade creates opportunity for producers to reach beyond the domestic markets. Foreign trade, जितने भी हैंडीक्राफ्ट हमारी कंट्री में वो सब बाहर फॉरेन में जाता है। फॉरेन में उनकी बहुत डिमांड है कि इंडिया के हैंडीक्राफ्ट हैं, हाथ से बनी हुई चीजें हैं, और वैसे सब कुछ मशीन से बनता है लेकिन हाथ से बनी हुई चीजों का ज्यादा वैल्यू होता है, तो वो हमारा मेजर फॉरेन ट्रेड है। ग्रेप्स का फॉरेन ट्रेड है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ जितने भी बेस्ट ग्रेप्स होते हैं वो फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं हम, ठीक है। अब बायर्स का क्या रोल है इन सब में? बायर्स के पास आती है चॉइस। या तो आप, एक पेन है, ठीक है, इंडिया में अगर मैन्युफैक्चर है तो 5 रुपए का है या 10 रुपए का है, लेकिन फॉरेन से अगर इम्पोर्ट करा रहा है तो शायद वो 25 रुपए का है। तो आपको शो ऑफ करने के लिए आप 25 रुपए का पेन लोगे ना, इसीलिए तो पार्कर यूज करते हैं, पेरी कार्टर का पेन यूज करते हैं, क्योंकि बायर के पास चॉइस आ जाती है, ठीक है, कि या तो सस्ता ले लो या महंगा ले लो। ग्लोबलाइजेशन क्या हुआ फिर इस बेसिस पे? ग्लोबलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। बात वही है, एमएनसी ने एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा लगाया, ठीक है, एक कंट्री है, उसने दूसरी कंट्री में पैसा लगाया, उससे क्या हुआ? लोगों की इनकम बढ़ी, नई नई जॉब्स हुई और एजुकेशन के रास्ते और खुल गए, ठीक है। इसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं ना। ग्लोबलाइजेशन में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी क्या? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। नई नई चीजें आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कर रही है। ग्लोबलाइजेशन वो हर एक कंट्री को नया चीज देता है। इंडिया में जो टेलीफोन्स आए हैं या इंटरनेट आया है या कंप्यूटर्स आए हैं, ये 1991 के बाद आए हैं, क्योंकि तब हमारी कंट्री ने ग्लोबलाइजेशन इंट्रोड्यूस करा दिया था। उससे पहले हमारी डेवलपमेंट नहीं थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ट्रेड बैरियर। जहां पर भी लिखा है ट्रेड बैरियर, मतलब ट्रेड को रोकने का तरीका। ट्रेड को एक ही तरीके से रोक सकते हैं, अगर मैंने कोई चीज 100 रुपए की प्रोड्यूस की, मैं उसे बाहर बेचना चाह रही हूँ, लेकिन मेरी गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया, दूसरी कंट्री में घुसने के लिए उसका भी टैक्स लगाया, तो कहीं ना कहीं मेरी ये 100 रुपए की चीज पर 100 रुपए मेरी कंट्री ने टैक्स ले लिया, दूसरी कंट्री ने 100 रुपए टैक्स ले लिया, तो कितने की पड़ी? 300 रुपए की। तो भाई 300 रुपए का कौन लेगा? कोई भी नहीं लेगा, ठीक है। तो एक बैरियर लग गया जिसकी वजह से आपका ये ट्रेड नहीं हो पा रहा है, इसलिए ट्रेड बैरियर का दूसरा नाम टैक्स भी है, ठीक है। रिमूविंग टैक्स इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन।
1991 में हमारी कंट्री ने एक पॉलिसी लाई थी, एलपीजी पॉलिसी जिसे कहते हैं। पहला लिबरलाइजेशन, दूसरा प्राइवेटाइजेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबल कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडिया बाहर इन्वेस्ट कर सकता है। लिबरलाइजेशन, टैक्स में हम थोड़ी कटौती करेंगे, वो लिबरल हो गया। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनीज या फर्म्स या कोऑपरेटिव्स को हम प्रमोट करेंगे, ठीक है। डब्ल्यूटीओ, अब हर कंट्री दूसरी कंट्री से चीजें ले रही है, बहुत आसान हो गया। बट सपोजेडली इट इज यूएस, राइट, और यहाँ अफ्रीका की छोटी छोटी कंट्रीज है। अब अफ्रीका इतनी डेवलप नहीं है, तो इसके बाद सपोजेडली 1 रिसोर्स, 2 रिसोर्स, 3 रिसोर्स, 4 रिसोर्स, 5 रिसोर्स, 6 रिसोर्सेज, अलग अलग रिसोर्स है। लेकिन ये इतनी गरीब है कि अपने रिसोर्सेज को यूज ही नहीं कर सकती है। तो यूएस क्या करता है, यूएस करता है कि चल यार मैं तेरे को हेल्प करता हूँ, है ना, मैं अपने लोग भेजता हूँ, वहां से रिसोर्सेज निकालता हूँ। अब उसने क्या किया, यूएस ने यहाँ रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करने के लगे इसे 10 रुपए, इसने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर अपने कंट्री में ले जाकर इसी चीज को इन लोगों को दिए 10 रुपए काम करने के, लेकिन अपनी कंट्री में जाकर इसे 200 रुपए में बेच दिया। तो ये क्या हुआ, ये तो फिर भी गरीब रहा अफ्रीका, है ना। तो इस चीज को रोकने के लिए डब्ल्यूटीओ क्रिएट किया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का फायदा ना उठाए और एक कॉमन रेट रहे वर्ल्ड में हर चीज का, ठीक है। इसीलिए डब्ल्यूटीओ बना था, ये बना था आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। 1 जनवरी 1995 को ये ऑफिशियली काम में आया था। डब्ल्यूटीओ बनने से पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो इतना सक्सेसफुल नहीं था, इसलिए डब्ल्यूटीओ फाइनली बनाया गया था 1995 में। नाउ इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सबसे मेजर चीज, ग्लोबलाइजेशन बेनिफिट क्यों है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाता है, जितना एम्प्लॉयमेंट होता उतना अर्निंग अच्छी होगी और उतना पैसा आएगा। दूसरा, कंपनीज को क्या बेनिफिट है, उनका कंपटीशन उसे और बेटर बनाता है। अगर दो कंपनीज हैं, ठीक है, सपोजिटली एक कंपनी और दो कंपनी, अगर ग्लोबलाइजेशन की वजह से फर्स्ट कंपनी में एमएनसी ने पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका प्रोडक्ट अच्छा हो गया, तो इसके साथ compete करने के लिए दूसरी कंपनी भी तो अच्छा प्रोडक्ट बनाएगी, सस्ता बनाएगी, तो कौन खरीदेगा। तो पहली कंपनी ने भी अच्छा प्रोडक्ट बनाया, सेकंड ने भी अच्छा बनाया, इस वजह से दोनों की कंपटीशन में फायदा किसका हुआ, कंज्यूमर का हुआ, कि अच्छी चीजें आ रही है मार्केट में, ठीक है ना। एमएनसी को इंडिया में लाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले इंडस्ट्रियल जोन बनाए, जो हर सिटी के बाहर मिलता है ना, सो एंड सो XYZ इंडस्ट्रियल जोन, है ना। नोएडा हो गया, जैसे नोएडा इज न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, कुछ ऐसा है, ठीक है, नोएडा का फुल फॉर्म। तो इस तरीके से नए नए इंडस्ट्रियल जोन बनाए गए, एसईजीज क्रिएट गए, एसईजीज स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अलग अलग एरिया एलोकेट किया गया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, उन्हें अब जोन तो बना दिया। फायदा क्या हुआ, फायदा ये किया कि 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देगा। सबसे पहले कंपनी एसएसजी जब हमने बनाई थी, सबसे पहली कंपनी इंडिया में आई थी हार्ले, हार्ले डेविडसन। अब इससे क्या मिला, 5 साल इसने कोई टैक्स नहीं दिया, इसे लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर काम करने का टाइम 9 से 5 का है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, चलो ठीक है, तुम सुबह 6 बजे बुलाओ, रात को 6 बजे छोड़ो, हम कुछ नहीं कहेंगे, 5 साल तक कोई छेड़ेगा नहीं तुम्हें। तो इस वजह से हार्ले वॉज इन इंडिया बहुत टाइम तक, बट जैसे ही उन पर टैक्स लगाया, हार्ले ने अपनी फैक्ट्री बंद करके भाग गई, ठीक है। ये बेनिफिट देते हैं, कुछ साल रहते हैं फिर ये चले जाते हैं, इसी वजह से फॉरेन कंट्रीज इंडिया में नहीं आ पाती हैं, क्योंकि कुछ टाइम बाद उन पे टैक्सेस लग जाते हैं। फैक्टर्स अफेक्टेड फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन, सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन ग्लोबलाइजेशन से इफेक्ट होता है। हमारे पास आरआरटीएस आ रही है, रैपिड, ठीक है, मेट्रोस क्रिएट हो गए, हमारा ट्रांसपोर्टेशन बेटर हो गया, 6 लेन, 7 लेन, 9 लेन हाईवेज बन गए हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है, ठीक है, हमें क्लोनिंग आ गई है, ये सब आपके ग्लोबलाइजेशन करता है। टेलीकम्युनिकेशन, पहले छोटा सा नोकिया हुआ करता था, इंडिस्ट्रक्टिबल फोन, अब कंपनियों के इतने नाम है दैट इट्स टू डिफिकल्ट टू एनालाइज कौन सी खरीदनी कौन सी नहीं। आपके टेलीकॉम में 2G, 3G, 4G, 5G, पता नहीं कौन कौन से जी आ रहे हैं। कंप्यूटर, पहले इतना बड़ा सा डेस्कटॉप होता था, उसके साथ यूपीएस अलग होता था, कुछ सीपीयू अलग होता था, कीबोर्ड अलग होता था, माउस अलग होता था, और अब कभी कभी लैपटॉप आते हैं, ठीक है, टैबलेट्स आ गई हैं। तो दैट इज योर कंप्यूटर के डेवलपमेंट। इंटरनेट, कहाँ एमबी होता था, अब जीबी होने लग गया। सो एवरीथिंग इज डेवलपिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। गुड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन,
अच्छी चीजें क्या हो रही है, ग्रेट कंपटीशन है प्रोड्यूसर्स के अंदर, ठीक है, जिसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रही है, लोगों के पास ज्यादा चॉइसेस आ रही हैं, बेनिफिट्स टू लोकल कंपनीज। जब भी कोई एमएनसी इंडिया में आती है, सपोजिटली से एप्पल इंडिया में है, करेक्ट, किसी एक एरिया में उसने अपना सेटअप किया, तो एप्पल क्या करेगी, कुछ भी उसे खरीदना होगा, लगाना होगा अपने प्रोडक्ट में, तो वो आसपास की छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं उनसे लेगी, तो उससे क्या होगा, इन छोटी कंपनी से प्रोडक्शन बढ़ेगा, है ना। इस वजह से इट बेनिफिट्स टू लोकल कंपनीज। कंपनी गेन फ्रॉम कोलैबोरेशन, कुछ कंपनीज कोलैबोरेट भी करेंगी उससे, तो उन्हें और बेनिफिट होगा। इंक्रीज इन्वेस्टमेंट ऑफ एमएनसी, अगर एप्पल जैसी कंपनी को लगा कि चल यार ये पहली वाली कंपनी ना मुझे बेनिफिट अच्छा दे रही है, तो एप्पल क्या करेगा, या तो उसे खरीद लेगा या उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट मारेगा कि कल को तू जो भी प्रोड्यूस करेगा उसको एक्सक्लूसिवली मुझे ही बेचेगा, किसी और को नहीं बेचेगा। इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली बेटर क्वालिटी, एंड नई नई जॉब्स क्रिएट कर दी जाती, इसीलिए तो इंडिया में बीपीओज और केपीओज का फंक्शन क्रिएट हो गया, करेक्ट। बैड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बैड क्या है, टफ कंपटीशन हो गया, अच्छी चीजें और अच्छी बनानी पड़ रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनी फेल हो जाती है और बंद हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। सेवरल स्मॉल यूनिट शटडाउन, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो वर्कर्स के, अब जो भी शटडाउन होगी यूनिट उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, हर कोई अपनी जॉब बचाने में लगा रहेगा, अरे यार मेरी जॉब छूट जाएगी। स्मॉल प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर्स ट्राई हार्ड टू कट देयर कॉस्ट ड्यू टू कंपटीशन, कि यार पड़ोसी मेरा यही चीज 10 रुपए में दे रहे, चल मैं 7 रुपए में दे देता हूँ, कम से कम मेरी कंपनी चल तो जाएगी इसी बहाने, ठीक है। मेजर्स टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर, गवर्नमेंट ने क्या किया, बेटर पॉलिसीज बनाई कि जिससे कि हमारा ग्लोबलाइजेशन अच्छा हो और उसके साथ साथ लोगों का भी डेवलपमेंट हो। गवर्नमेंट ने इंश्योर लेबर लॉज आर प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड एंड वर्कर्स गेट देयर राइट, ठीक है। लेबर लॉज क्यों बनाए हैं, लेबर की हेल्प करने के, करेक्ट, जिससे कि लोग अच्छे से काम कर सके और उनके ऊपर कोई अट्रोसिटीज ना हो या उनसे फालतू काम ना कराया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि प्रॉपरली देर इम्प्लीमेंटेड। दे सपोर्ट स्मॉल प्रोड्यूसर्स, मेक इन इंडिया, वही तो है, छोटे प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट करना। इफ नेसेसरी गवर्नमेंट यूज ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, ट्रेड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स, अगेन बैरियर्स आ गए, मतलब हम टैक्स की बात कर रहे हैं, ट्रेड बैरियर टैक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट की भाई तुम 100 करोड़ से ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, कर लो जो करना है, ठीक है, ये बैरियर्स लगा देते हैं। गवर्नमेंट कैन नेगोशिएट एट द डब्ल्यूटीओ फॉर फेयर रूल्स, कि थोड़े तो रूल चेंज करो हमारे हिसाब से, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग कंट्री। Thank you for this class of economics. All the best for your boards and study hard.